सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं COP27 की। COP27 में इस समय भारत का रिप्रेजेंटेशन हुआ। हम सब जान ही रहे हैं विश्व के बड़े सभी लगभग कंट्री COP27 की इस समय बैठक में इजिप्ट में हैं। 194 पार्टी उसमें वर्क करना शुरू किया है उन्होंने। इसको कहा गया है UN क्लाइमेट समिट इन इजिप्ट। इंडिया ने सैटरडे को अपनी बात रखी, फेस डाउन ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल्स। ये इतनी खतरनाक बात थी जो 2-3 पॉइंट मैं इसके आपसे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जो अभी तक के ये जो अर्थ समिटें हुई हैं, क्लाइमेट समिटें हुई हैं संसार की, इनकी अपनी एक थीम है और इनके अनुसार ये कहा गया है कि पूरे विश्व को, मतलब धरती को अगर समाप्त हो रही है तो उसके पीछे सिर्फ क्लाइमेट हो सकता है। क्लाइमेट हो सकता है मतलब कि ये रिपोर्टें आई हैं कि तमाम तरह के ग्रहों पर हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो जा रहे हैं, वहाँ रोबोट उतर रहे हैं, वहाँ से कुछ मिट्टी ला रहे हैं और उन पे पता लगता है कि भाई भारतीय ग्रंथों के अनुसार जब ये कहा जाता था कि वे मंगल पर निवास करने वाले हैं, फला ग्रह पर निवास कर रहे हैं, फला ग्रह से ऐसा हथियार लेकर आ रहे हैं, ग्रहों की चर्चा की गई है, ग्रहों को एक वास्तु पुरुष माना गया है, पृथ्वी को भी वास्तु पुरुष माना गया है, तो वो सारी बातें सच हैं जो भारतीय ग्रंथों में लिखी हुई हैं पूरे विश्व के, या मैं कहूँ कि पूरे इस ब्रह्मांड के विषय में। हालांकि जितना देख पाए होंगे उसमें सबसे ज़्यादा दूरदृष्टि अगर किसी की गई तो वो भारतीय महर्षियों की गई और उन्होंने तमाम ग्रहों की चर्चा की है, यहाँ तक कि ग्रहों की चर्चा की है। उनका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन भी कुछ इस तरह का है कि कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कितने समय पर किस किस अक्षांत और देशांतर पर इसका प्रभाव होगा। आज वो तमाम तरह की जो दूरबीनें लगा रखी हैं वो बताती हैं ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन हमारे यहाँ कैलकुलेटिव है और ये हज़ारों वर्ष पहले इसका कैलकुलेशन किया गया। यहाँ तक कि उनकी जो रेजेस बॉडी पर पड़ती हैं, तमाम तरह के कॉन्स्टलेशंस जिनको कहा जाता है कि भाई ये भाव में या इस तारामंडल में इस समय सूर्य है, चंद्रमा है, ये 9 ग्रह हैं, तो जो 9 ग्रह हैं उनकी चर्चा हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में होती है और उन तारामंडलों की जिनको कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, जिसको मेष, वृष, मिथुन, जिनको राशियाँ कहते हैं, राशि मंडल है, तारामंडल के लिए, उनके ऊपर कौन से ग्रह का कितना प्रभाव और किस समय किस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, उस समय रेजिस कौन सी रेजिस से उसके शरीर का निर्माण हुआ, मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव के ऊपर ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ भारत के महर्षियों के पास है। अब उस विषय पर हम लगातार कहते आए हैं कि विश्व को अगर बचाना है तो हमको क्लाइमेट बचाना पड़ेगा। इसलिए भारतीय महर्षियों ने शुरू से, क्योंकि उनको ये जानकारी रही होगी कि विश्व के जो दूसरे तारामंडल हैं या फिर जो दूसरे ग्रह हैं उन ग्रहों पर सर्वनाश का कारण क्या रहा होगा, इसलिए भारतीय महर्षियों ने शुरू से पृथ्वी पूजा शुरू की थी। नदियों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, पेड़ों की पूजा, धरती की पूजा, उन फल फूल पत्तियों की पूजा जो उपयोगी हैं, यहाँ तक कि उन जानवरों की पूजा। आप सोच सकते हैं कि बारामिहिर अवतार किस प्रकार का रहा होगा। एक पार्टिकुलर कम्युनिटी जिसको अछूत मानती है, जिसका नाम लेना भी पसंद नहीं करती, वो हम तीसरे अवतार के रूप में उनको मानते हैं। और भारत में हर एक वो चीज़, हर एक वो ग्रह, हर एक वो तारा जिसका उपयोग हमारी जीवन शैली में हो सकता है वो पूजनीय बताया गया है। पेड़ों को लगाना, पेड़ों को संरक्षित करना, और कौन से पेड़ उखाड़ने नहीं है, कौन से पेड़ की पत्ती भी नहीं तोड़ी जा सकती, ये सब कुछ इको एनवायरनमेंट के लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। ऐसा हमारे महर्षियों ने भारतवासियों को बता कर रखा। इसीलिए हमारे महर्षियों ने पृथ्वी नष्ट ना हो इसके लिए उसके दोहन की बात कही है, शोषण की बात नहीं कही है। ये सारी फिलॉसफी हमारे प्रधानमंत्री जी भी पूरे विश्व में लगातार बोलते ही रहते हैं। इसलिए नेगोशिएशन जो 194 कंट्रियों का इस समय चल रहा है इजिप्ट में, उस नेगोशिएशन में भारत की जब बारी आई तो भारत ने अपना विचार 2-3 विषयों पर रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व में सबसे ज़्यादा खतरनाक इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, दिल्ली उसका इलस्ट्रेशन इस समय का है, वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जिनको ग्रीन हाउस गैसेस नेचुरली कहाँ से आती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हमारे यहाँ मतलब विश्व में ऑयल के जलने से आती है,
नेचुरल गैस के जलने से आती है। जो फॉसिल फ्यूल्स रहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स उनको कहते हैं जो मिट्टी के अंदर बनते हैं या केमिकल रिएक्शंस की वजह से बनते हैं। वो कोयला फॉसिल फ्यूल्स में आ सकता है, तेल आ सकता है फॉसिल फ्यूल्स में, नेचुरल गैस मिलती है वो फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स के जलने के बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो एसी से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, एसी चलता है तो ग्रीन हाउस गैसेस बाहर जाती हैं, आपको ठंडक ज़रूर अंदर मिलती है। इनसे हम अपनी ही पृथ्वी को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आज की तारीख में भट्टी में पका कर नया तैयार करना। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है अप्राकृतिक साधनों की व्यवस्था करना। उसके लिए ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री चलाई जाती है, ऑयल बेस्ड जनरेटर चलाए जाते हैं, ऑयल बेस्ड दूसरे कारखाने चलाए जाते हैं, इंजन चलाए जाते हैं, और गैस बेस्ड चलाए जाते हैं। अब उससे वाहन भी चलते हैं और फैक्ट्रियां भी चलती हैं। तो ये सबसे बड़ा भारत ने अपना बयान रखा और भारत ने कहा कि ये जो सबसे बड़ा विश्व को विनाश करने का, एनवायरनमेंट का खराब करने का कारण है, वो है आपका फॉसिल फ्यूल। इस 15 दिन के सेमिनार में भारत ने अपनी बात रखते हुए साफ कहा कि उन्होंने 6th असेसमेंट रिपोर्ट को ध्यान में रखा। 6th असेसमेंट रिपोर्ट इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पर बात की। इस पर भारत ने जो अपना वो रखा, उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं हम फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करना शुरू से ख़त्म कर देते हैं, हम जड़ से फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म कर देते हैं और हम अपनी डिपेंडेबिलिटी नेचुरल फ्यूल पर लेकर आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पर हम क्यों नहीं काम कर रहे हैं। भारत लगातार, आपको याद होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर यूएनओ में भारत ने सोलर पैनल लगाए हैं। हमने नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, मतलब जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी और उसके बाद अभी भी, वो रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए रेलवे में पैनल लगाना, बड़े बड़े हवा के संयंत्र लगाना, या फिर नहरों से पानी निकालने, नहरों से बिजली बनाने की बात आती है, डैम से बिजली बनाने की बात आती है, मतलब हाइडल पावर से बात आती है, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ तक बात आती है वो है सोलर एनर्जी, जो हमें मुफ्त में मिलती है। तो सोलर एनर्जी की बात आती है। मोदी जी लगातार इन विषयों पर काम कर ही रहे हैं और उन्होंने पूरे विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर फ्रांस के साथ जो संगठन इंटरनेशनल तैयार किया है, उसमें इस एनर्जी को बढ़ावा देना, उसके साथ जिसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी फ्री में ट्रांसफ़र करना, विश्व को बचाना पहली जिम्मेवारी है। कॉपी शॉपी राइट साथ में साइड में रख दीजिए। अब ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात उन्होंने कही, तो इस विषय पर उन्होंने साफ कहा, भारत ने साफ कहा कि हम क्यों ना पेट्रोल, डीजल, इनके आधारित जितने फ्यूल हैं या जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका कंप्लीट बैन कर दें। साथ में उन्होंने कहा कि डेवलपिंग कंट्री, भारत ने अपनी बात रखी और कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज़, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब पोल्यूटर्स विल पे, डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप कंट्री का मतलब हो गया आपके यहाँ बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन है। डेवलप्ड कंट्री की परिभाषा आज की तारीख में ये हो गई कि आपके यहाँ फैक्ट्री बहुत अच्छी हैं, आपके यहाँ इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आप प्रोडक्शन बहुत करते हैं। तो जो कंट्री डेवलप्ड अपने आप को कहते हैं, उनके पास मशीनरी भी ज़्यादा है, वो फॉसिल फ्यूल्स जलाते भी ज़्यादा हैं, वो पोल्यूशन भी ज़्यादा करते हैं। तो आप डेवलप्ड हैं, आपके पास पैसे हैं, आप उन कंट्रियों को दे सकते हैं जो कि गैस, ग्रीन, जो कि ऑक्सीजन बनाते हैं। अब ऑक्सीजन बनाने वाले कंट्री बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैं अफ्रीकन कंट्रियों की बात करूं, मैं साउथ अमेरिकन कंट्रियों की बात करूं, मतलब लैटिन अमेरिका की बात करूं, या फिर एशिया के बहुत सारे कंट्रियों की बात करूं। एशिया के वो कंट्री भारत जैसे, जिसमें तमाम तरह के सुंदरबन जैसे वन क्षेत्र हैं, लेकिन हम अभी भी 33% जो रिक्वायरमेंट है उस पर नहीं पहुंचे हैं। मोदी जी के आने के बाद बड़ी तेज़ी से हमने प्रभाव ज़रूर डाला है, हमने क्लाइमेट चेंज की तरफ बहुत ध्यान दिया है, हमने लगातार जो कंबक्शन है, जो जलाने वाली चीज़ें हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेबिलिटी कम की है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि
लद्दाख में हमने ऐसी लद्दाख में लेह में, ख़ास तौर से लेह में एक प्रोजेक्ट चलाया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, जिसमें बसें सिर्फ ग्रीन एनर्जी से चलेंगी, कोई फॉसिल फ्यूल्स उसमें नहीं चलाया जाएगा। गडकरी जी लगातार उन पर काम कर ही रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये सब कुछ चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में भारत ने अपनी बात खुलकर COP27 में रखी और हमने कहा कि पोल्यूटर्स विल पे, तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं ये कंट्री, उन कंट्रियों को पेमेंट करी जो ग्रीन हाउस गैसेस को कंज्यूम कर रहे हैं। आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो वो भी एक इंडस्ट्री है कि वो आपको ऑक्सीजन जनरेट करके दे रहे हैं, वो अपने यहाँ पेड़ पौधे लगा रहे हैं। अब उनका खर्चा कैसे निकलेगा, नहीं तो वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आ जाएंगे। अगर ऐसे अनइक्वल वर्ल्ड रहेगा तो फिर उनको पेमेंट करना आपका काम बनता है। तो वो पेड़ों की खेती उगाएंगे। अब पेड़ों की खेती जो अपने यहाँ सरप्लस 33+ सरप्लस ऑक्सीजन बना रहा है, उसको पेमेंट करिए। ये पेरिस एग्रीमेंट में ऐसा हमने तय भी किया था। तो 2-3 चीज़ों पर जिन पर भारत ने अपनी बात रखी, उन बातों में ये कहा कि भाई खाड़ी से, और ख़ासतौर से मुझे लगता है ये टारगेट तो खाड़ी हो गया, क्योंकि खाड़ी की पूरी डिपेंडेबिलिटी, मुस्लिम कंट्रियों की पूरी डिपेंडेबिलिटी तेल पर है। तेल, जब तक उनके यहाँ तेल की खोज नहीं हुई थी तब तक वो गंदा पानी कहा जाता था, और गंदा पानी वहाँ, इसीलिए वहाँ कबीले बसते थे, इसीलिए वो संसार का सबसे बैकवर्ड क्षेत्र हुआ करता था। और बैकवर्ड इस तरह की कि वहाँ के जो प्रोपाउंडर हैं, जो दार्शनिक हैं, वो दार्शनिक भी दूसरे देशों में लूट को जायज़ ठहराते थे, दूसरी स्त्रियों को उठाना जायज़ ठहराते थे, 3-4 निकाह और बहु विवाह जायज़ ठहराते थे। अपन राम राम जपना, पराया माल अपना, मतलब दूसरे का माल अपना छीन लेना, उन कंट्रियों पर शासन करना, ऐसा वो कहते थे। ये परमेश्वर ऐसा चाहता है कि शासन करो, तुम शासक वर्ग हो। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ कुछ होता नहीं था, जब पानी भी उनके यहाँ नहीं होता था। तो ऐसे बहुत सारी कुरीतियाँ वहाँ डेवलप हुई, जिसने अपने आप को सांप्रदायिक दर्जा दिया, और एक रिलीजन का प्रादुर्भाव सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर संसाधन नहीं थे, और उन संसाधन न होने की वजह से अपनी जनता को कन्विंस करना, लूट के लिए तैयार करना, दूसरे देशों में लूट डालना, अपने मजहब के हिसाब से दूसरे देशों में कन्वर्जन तलवार के आधार पर करवाना, और अपनी तरह बाकियों को तैयार करना, अपने लिए वो ठग तैयार करना संसार में, ये उनका पेशा हुआ करता था। अब लूट डालते थे, चले जाते थे, जिन कंट्रियों में उनको सुविधा मिली वहाँ रहने भी लगे, वहाँ शासन पद्धति भी बनाई, वहाँ अपने आप को बादशाह भी घोषित किया, और बादशाह घोषित करके उन कंट्रियों के ऊपर शासन भी किया, गलत तरीके से ही सही शासन किया। वहाँ कंट्रियों की जो विरासत थी उसको नष्ट किया, जो वहाँ पर क्लाइमेट को लेकर अच्छा काम था उसको नष्ट किया। भारत जैसे देशों पर भी 300-400 वर्षों तक ऐसे लोगों का कब्जा रहा। उन्होंने भारत का शोषण करना उचित समझा। भारत में बैठे हिंदुओं के साथ, जो भारत की ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, उनका मजहब कैसे चेंज हो और अपने हिसाब से कैसे बनाए जाएं, इस पर भी बहुत काम किया। तलवारों के दम पर, तोपों के दम पर, धन के दम पर सब कुछ हुआ। लेकिन अब भारत ने ऐसा पलटवार किया है और ये कहा है क्यों ना पूरे विश्व से फॉसिल फ्यूल को ख़त्म कर दिया जाए। फॉसिल फ्यूल अब नहीं जलाया जाएगा। फॉसिल फ्यूल सारे संसार में ग्रीन हाउस गैसेस का मेन रिसोर्स है, इसलिए फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करके हम सभी रिन्यूएबल एनर्जी पर आ जानी चाहिए। इसकी प्रतिबद्धता भारत ने दोहराई। साथ में दूसरी बात जो मैंने जैसे कहा कि भारत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भाई अब ये जो ग्रीन हाउस जो ग्रीन एनर्जी बनाने वाले देश हैं उनको पेमेंट करिए, पोल्यूटर्स विल पे, यानी कि जो अपने यहाँ इंडस्ट्री चलाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं, वो ग्रीन गैसेस के लिए जो ऑक्सीजन बनाते हैं उन कंट्रियों को पेमेंट करें। वो अपनी वादा खिलाफी कर रहे हैं, वो अपना वचन पूरा नहीं कर रहे हैं, ये उनको करना चाहिए। ये भारत का अपना बयान था। मुझे लगता है कि भारत ने अपने हिसाब से अपना बयान भारतीय संस्कृति, भारतीय संसाधन, भारतीय संस्कारों के अनुसार बिल्कुल ठीक देकर पूरे विश्व को मैसेज किया। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो मुस्लिम कंट्रियों को होगा, क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ तेल पर डिपेंडेबल है। अगर तेल की खपत संसार में ख़त्म हो जाए तो मुस्लिम कंट्रियों का ज़मीन पर आना तय है, और जो उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद वो संसार भर में फैलाते हैं, वो उन्माद भी समाप्त हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।